Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from AIMS Nagpur. My NEET rank was 4067 in 2020 and I am from Gaya, Bihar. So आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द राइट मैच ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स का जो वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं उनको हमें बेसिकली मैच करना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो सारे ग्लैंड्स हैं जो भी हमारे बॉडी में जो अपने सिक्रीशंस ब्लड या बॉडी के सिक्रीशंस में डायरेक्टली पोर करते हैं। और जो हॉर्मोन्स हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जिनके वजह से डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला जो है हमारा पीनियल ग्लैंड है, फिर हमारा थायराइड ग्लैंड है, फिर हमारा ओवरी है और हमारा एड्रेनल मेडुला है। तो पीनियल ग्लैंड, हमें पता है कि पीनियल ग्लैंड हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो जो पीनियल ग्लैंड है वो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। और जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसका काम क्या है कि ये हमारा जो सर्काडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम हम कहते हैं, सर्काडियन रिदम जो भी हमारा एक दिन में जो भी एक्टिविटीज होती है, हम कितने टाइम तक जगे रहते हैं, कितने टाइम तक सोते हैं, स्लीप वेक साइकिल भी हम कह सकते हैं। तो स्लीप वेक साइकिल, सर्काडियन रिदम यानी हमारा जो दिन में जो भी एक्टिविटीज का टाइम होगा उसको जो मेंटेन करता है वो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो रिलीज करता है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो आप समझ रहे हैं कि अगर किसी में हमारा पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। वो जब सोना है तो सो नहीं पाएगा, दिन भर जब जगना है तो नींद आएगी। तो इसीलिए जो हमारा बायोलॉजिकल रिदम है उसको जो मेलाटोनिन है वो हमारा मेंटेन करके रखता है सर्काडियन रिदम को। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा थायराइड। तो थायराइड, हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी कि T4 हार्मोन जो है रिलीज करता है। तो T4 जो है हमारा उसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। और हमारा एक और फॉर्म होता है T3 जो है हमारा ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो हमारा T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट होता है इन पेरिफेरल टिश्यूज। तो हमारा थायराइड जो है हमारा टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो रिलीज करता है वो उसका काम क्या होता है, तो जो मेनली मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी है उसको रेगुलेट करने का काम होता है। तो दो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये हार्मोन बहुत इंक्रीज हो सकता है और या तो डिक्रीज हो सकता है। तो दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म और दूसरा हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जब थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, एक्सेस में रिलीज होगा, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बढ़ जाएगा। यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेट लॉस होगा, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर जो है ज्यादा ब्रेक डाउन ऑफ जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स है उनका ब्रेक डाउन एक्सेलरेट हो जाएगा। तो हमें वेट लॉस होगा, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें वेट गेन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। तो हमने देखा कि थायराइड हार्मोन जो हमारा टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 है वो हमारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। फिर आता है हमारे पास ओवरी। ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ओवरी हमारा एस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो एस्ट्रोजन का क्या काम है अब, तो एस्ट्रोजन जो है हमारा ग्रोथ एंड स्टिमुलेशन ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का काम करता है। तो इसीलिए फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं जब हमारे उनका ग्रोथ और स्टिमुलेशन होगा तो हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं जो
ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, उनके डेवलपमेंट में भी जो हमारा हार्मोन हेल्प करता है वो ओवरीज से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और एस्ट्रोजन ही हमारा ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प हेल्प करता है। तो हमारा ओवेरियन फॉलिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, थ्री और फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद हमारा जो ओवम है वो रिलीज होता है। तो ये हमारा एस्ट्रोजन का काम हो गया। तो ओवरी एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। फिर लास्ट हमारा एड्रेनल मेड्यूला है। तो एड्रेनल मेड्यूला हमारा कैटेकोलामीन्स, यानी कि कैटेकोलामीन्स में क्या क्या आता है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये दोनों हॉर्मोन्स हमारा एड्रेनल मेड्यूला सिक्रीट करता है। तो इनको हम फ्लाइट एंड फ्राइट हॉर्मोन्स कहते हैं। तो फ्लाइट एंड फ्राइट यानी क्या, जो जो भी हमारा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएगा या फिर इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे हमने एक कुत्ते को देख लिया और हम डर के भाग रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसमें हमारे पास जो हार्मोन रिलीज होगा स्ट्रेस या इमरजेंसी में, फ्लाइट फ्राइट कंडीशंस में, उसे हम उन्हें हम कहते हैं कैटेकोलामीन्स, और उसमें आता है हमारा एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। तो एड्रेनल मेडुला सिक्रीट करता है हमारा एपिनेफ्रीन। तो हमने देख लिया कि अलग अलग ग्लैंड्स कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। पीनियल ग्लैंड करता है मेलाटोनिन। थायराइड तो हमारा ए का हो जाएगा 2। थायराइड करता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ए का 2, बी का 4। तो और फिर हमारा सी का 3 और डी का 1। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये हॉर्मोन्स ये ग्लैंड्स हो गए, और इनके जो भी हॉर्मोन्स, रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स, वो इस तरफ हो गए। फिर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हमारे पास पिट्यूटरी के पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। तो हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो सिर्फ 2 हॉर्मोन्स रिलीज करता है, और बाकी सारे हॉर्मोन्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से, आपको याद क्या रखना है कि सारे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही हो रहे हैं। तो हमें क्या याद रखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो 2 हॉर्मोन्स रिलीज करता है, अगर हम वो याद कर लेंगे तो बाकी तो एंटीरियर से ही रिलीज होते हैं। तो पहला जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है वो है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हमारा जो हार्मोन करता है वो है वैसोप्रेसिन। तो ये 2 हॉर्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है रिलीज होते हैं। पर एक और बात हमें याद रखनी है कि जो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन है उसका सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होता है, वो बस स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। उनका सिंथेसिस तो पहले से हमारा हाइपोथैलेमस से होके आता है। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन है वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, और फिर आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहते हैं और रिलीज होते हैं जब भी बॉडी को चाहिए। जबकि जो हमारे बाकी सारे हार्मोन है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, फिर आता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये सारे जो हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है। तो नाम से पता चल रहा है कि ओवेरियन फॉलिकल्स के जो भी ग्रोथ है उसको एड करेगा, और जबकि मेल्स में भी एफएसएच होता है, तो मेल्स में क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। उसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के नाम से पता चल रहा है कि बॉडी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। कैसे प्रमोट करेगा कि सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स को बढ़ाएगा टिश्यूज के अंदर। तो जो भी एक्टिविटीज जो हमारे ग्रोथ को प्रमोट करें वो सब में ग्रोथ हार्मोन हेल्प करेगा। फिर जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा
cortex of adrenal gland to produce glucocorticoids and mineralocorticoids. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड को स्टिमुलेट करने का काम, यानी एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें टू पार्ट्स होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेड्यूला। तो हमारा मेड्यूला से तो कैटेकोलामीन्स रिलीज हो रहे हैं, तो कॉर्टेक्स से जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करना है, तो उसके स्टिमुलेशन में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आएंगे। तो आप ये दो हार्मोन्स याद रखिए, तो बाकी सारे जो है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आएंगे, बाकी सारे हमारे एंटीरियर से आएंगे, और दो जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। फिर हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी इज about to face an interview, but during the first 5 minutes before the interview, she experiences sweating, increased rate of heartbeat, respiration, etc. Which of the following hormones are responsible for her restlessness? तो मैरी एक इंटरव्यू देने गई है, तो पहले 5 मिनट में उसे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सब इंक्रीज हो गए हैं। तो इसमें से कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हमने अभी अभी देखा कि जो हमारा जो भी फ्लाइट एंड फ्राइट कंडीशंस है, यानी इमरजेंसी सिचुएशंस या फिर स्ट्रेस है किसी तरीके का, तो हमारे कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं? तो कैटेकोलामीन्स जो है वो रिलीज होते हैं, और कैटेकोलामीन्स हमने देखा है कि कौन कौन से हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये हमारे कैटेकोलामीन्स हैं। तो ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे हम मेरी रेस्टलेसनेस के लिए। फिर हम देखते हैं कि एड्रेनल जो कि इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है, और ये दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एपिनेफ्रिन ही हमारा एड्रेनलिन है और नॉर एपिनेफ्रिन ही हमारा नॉर एड्रेनलिन है। ठीक है, तो उसके बाद इनका काम क्या होता है, ये हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, रेस्पिरेशन और स्वेटिंग को इंक्रीज करते हैं। जब भी आप स्ट्रेस सिचुएशंस में हैं तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएंगे, आपको पसीने आने लगेंगे, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो और उसके बाद क्या होगा, आपका एनर्जी भी कंज्यूम होता है। आप देखते हैं कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो एकदम से आपको थका थका लगने लगता है, तो इसीलिए इमरजेंसी हॉर्मोन्स हमारे कौन से होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि बाकी का क्या काम है, प्रोजेस्टेरॉन क्या काम है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद ये तो करता ही है, उसके साथ साथ हमारा जो एंडोमेट्रियम और मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है एस्ट्रोजन। फिर एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेक्ट रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन है हमारा मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि एक बार जो हमारा प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, फिर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी जो जिसका काम है वो प्रोजेस्टेरॉन का है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम में हेल्प करेगा। और उस साथ ही साथ ओवरी से रिलैक्सिन भी रिलीज होता है। तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ओवरी में, वही हमारा रिलैक्सिन रिलीज करता है, जो हमारा लिगामेंट्स ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्टन करेगा। तो अब हमें सॉफ्टन करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि अब बेबी डिलीवर जब होगा तो वो कहाँ से होगा, वेजाइनल डिलीवरी होगी, तो पेल्विस के लिगामेंट्स जो है वो सॉफ्टन होने चाहिए, यानी कि वो उतने हार्ड नहीं होने चाहिए, ताकि वो हेल्प कर सके कि बेबी जो है वो डिलीवर हो पाए। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और रिलैक्सिन भी अगर आता है ओवरीज में से कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो हमने देख लिया।
फिर अभी हमने देखा ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो ये कहाँ से रिलीज होते हैं? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। इतना हमने पहले के क्वेश्चन में देख लिया। अब ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। तो जब मिल्क इजेक्शन का की जरूरत होगी, जब लैक्टेशन के समय मदर को मिल्क इजेक्ट करना होगा, तो उसमें जो हार्मोन एड करेगा वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। उसके बाद वैसोप्रेसिन क्या करता है? तो जो वैसोप्रेसिन है वो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम से क्या समझ आ रहा है हमें? एंटी डायूरेटिक, यानी डायूरेसिस को कम करेगा। डायूरेसिस क्या होता है? वाटर का जितना सिक्रीशन हो उसे हम डायूरेसिस कहते हैं, यानी वाटर रिमूवल को हम डायूरेसिस कहते हैं। हमारे बॉडी से अगर वाटर रिमूवल हो रहा है तो एंटी डायूरेटिक यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा इन द नेफ्रॉन। तो जो हम डायोरेसिस क्या बोलते हैं? जब ज्यादा यूरिन आउटपुट हमारा आए तो अब हमें रीअब्जॉर्प्शन करेंगे तो हम एंटी डायूरेटिक बोलेंगे, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही है हमारा वैसोप्रेसिन। तो ये हुआ हमारा वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन का। फाइनली हम देखते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का क्या काम है। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है हमारा ग्लूकोज लेवल इन ब्लड को डिक्रीज करता है। हम सभी को पता है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो इंसुलिन पे रहते हैं। हमारे जो भी टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो कम करने के लिए हम क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं। तो इंसुलिन जो है वो क्या करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करेगा, यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को, ग्लाइकोजन के जेनेसिस को, यानी कि ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को। तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज चाहिए होगा, तो ब्लड से ग्लूकोज जो है सेल्स में आ जाएगा और ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा। फिर हमारा जो ग्लूकागॉन है वो क्या करता है? वो ग्लूकोनियोजेनेसिस और हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। यानी दोनों ही केस में हमारा ग्लूकोज जो है वो बढ़ रहा है हमारे ब्लड में। ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज निकलेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे तो ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। यानी दोनों ही केसेस में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। तो ये दोनों जो है हमारे इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है ब्लड में, जबकि ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। द स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी इज इंसुलिन, मेलाटोनिन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। तो सबसे पहले तो स्टीरॉयड इसने कह दिया, तो इसमें से कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं? सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन है। तो हमें पता है टेस्टोस्टेरॉन का तो कुछ और काम है। टेस्टोस्टेरॉन तो हमारा टेस्टिस से रिलीज हो रहा है, तो ये तो हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में कुछ भी हेल्प नहीं करता। तो हमारा एल्डोस्टेरॉन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब क्यों एल्डोस्टेरॉन हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो जो एल्डोस्टेरॉन है वो कहाँ एक्ट करता है? एट द लेवल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स एक्ट करता है। और एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ के प्लस एंड फोस्फेट आयन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ हमारा फोस्फेट एंड के प्लस आयन। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड, वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन का हाँ, तो एल्डोस्टेरॉन का हमें एक लाइन में काम याद रखना है कि एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर और एक्सक्रीशन ऑफ के प्लस एंड फोस्फेट आयन। तो इससे हमारा जो भी बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मेंटेन रहता है थ्रू एल्डोस्टेरॉन। जबकि टेस्टोस्टेरॉन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन भी स्टेरॉइड हार्मोन है, पर टेस्टोस्टेरॉन हमारा मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये क्या करता है कि मेल में जो भी
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस एक्सेट्रा, और साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हमारा रेगुलेट करने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो हमने एल्डोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन के बारे में देख लिया, दोनों स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं। बचता है हमारा इंसुलिन और मेलाटोनिन। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन अभी अभी हमने देखा था कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड को कम करता है। और साथ ही हमें ये याद रखना है कि इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है। तो इंसुलिन हमारा पेप्टाइड हार्मोन है। तो स्टेरॉयड बोल दिया तो पेप्टाइड हार्मोन तो पहले ही कैंसिल हो गए। तो पेप्टाइड हार्मोन है, और साथ ही साथ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारा मेंटेन करता है, या फिर हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करता है इन ब्लड। तो ये हुआ हमारा इंसुलिन का काम। अभी मेलाटोनिन का काम हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि मेलाटोनिन हमारे स्लीप वेक साइकिल, डायरनल रिदम या सर्काडियन रिदम, अब जो भी कह लें, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल किसमें है? मेंटेनिंग द 24 आवर्स डायरनल रिदम ऑफ आवर बॉडी या सर्काडियन रिदम, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सारे हॉर्मोन्स हमने देख लिए, इंसुलिन, मेलाटोनिन, टेस्टोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन। और हमारा करेक्ट आंसर होगा एल्डोस्टेरॉन। क्या करता है? Na+ और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, K+ और फोस्फेट का एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो थाइमोसिन क्या करता है, कहाँ से रिलीज होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो क्या रेजिंग द ब्लड, अभी तक जो हमने एमसीक्यूज किए उसके हिसाब से देखें तो क्या ऑप्शन ए हो सकता है, रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल। हमने अभी अभी देखा ये तो ग्लूकागॉन करता है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही नहीं हो सकता। तो थाइमोसिन अब हम देखते हैं कि कहाँ से रिलीज होता है। तो थाइमोसिन का जो काम होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका डिफरेंशिएशन में जो हार्मोन हेल्प करेगा वो है हमारा थाइमोसिन। और ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स जो है हमारे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो हमें पता है कि 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, सेल मेडिएटेड होती है एक, और दूसरा हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो हमारे बी सेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा टी सेल्स के डिफरेंशिएशन में जो हेल्प करते हैं वो हमारा थाइमोसिन हार्मोन है। और थाइमोसिन जो है तो ये तो हमने देखा कि मेजर रोल होता है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में। साथ ही साथ जो बी लिम्फोसाइट्स जो हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल्स हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इतना हमको पता है कि बी सेल्स तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी ये प्रमोट करते हैं, पर मेजर रोल इनका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो उसके साथ साथ एक और काम क्या है थाइमोसिन्स का, कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसका अटेनमेंट, यानी कि जो हम सेक्सुअल मैच्योरिटी कितने टाइम में अटेन होगी उसको भी हैसन करते हैं, यानी उसको भी फास्ट करते हैं, यानी जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी जिनको अटेन होती है, इसका मतलब उनमें थाइमोसिन्स के लेवल जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम सारे ऑप्शंस अगर देखें तो थाइमोसिन क्या डिक्रीज इन ब्लड आरबीसी करवाएगा? तो नहीं, डिक्रीज इन ब्लड आरबीसी तो ऐसा फंक्शन किसी हार्मोन का है नहीं। रेजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ब्लड कैल्शियम लेवल को कौन रेज करेगा? तो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करेगा, और साथ ही एक और कैल्सिटोनिन जो होता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल्स को डिक्रीज करेगा।
तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल, हम यहाँ से सीख लेते हैं कि अगर रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल है तो ग्लूकागॉन है, रेजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल है तो पैराथायरॉयड हार्मोन है, और डिक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल है तो कैल्सिटोनिन है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन द मैकेनिज्म इज, तो हमारे प्रोटीन हॉर्मोन्स का जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसमें पूछ रहा है कि सेकंड मैसेंजर कौन होता है। तो पहली बात तो सेकंड मैसेंजर्स है, तो हम बाकी अगर देखें तो बाकी तो हमें हॉर्मोन्स ही खुद ब खुद दिख रहे हैं, तो बाकी हमारे हॉर्मोन्स हैं, यानी कि सेकंड मैसेंजर्स इसमें से सिर्फ साइक्लिक एएमपी है। इंसुलिन हार्मोन है T3 हमारा, अभी देखा था हमने, ट्राई आयोडोथायरोनिन है, और गैस्ट्रीन भी हमारा जो हमारे स्टमक से रिलीज होता है, गैस्ट्रीन भी हमारा हार्मोन है। फिर तो साइक्लिक एएमपी क्या है अब हम देखते हैं। तो दो तरह के हॉर्मोन्स होंगे हमारे, एक तो हाइड्रोफिलिक होगा और दूसरा हमारा हाइड्रोफोबिक होगा। तो जो हाइड्रोफिलिक होगा वो लाइपोफोबिक होगा, और जो फोबिक होगा वो लाइपोफिलिक होगा। यानी कि जो पानी से डरता है वो लिपिड से तो नहीं डरेगा, यानी पानी से में जो डिजोल्व नहीं होता वो लिपिड्स में डिजोल्व होगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब जो हाइड्रोफिलिक हॉर्मोन्स हैं यानी कि वो लाइपोफोबिक हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन तो बनी है लिपिड से, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो एंटर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइपोफोबिक हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं एंटर कर पाएंगे, तो करेंगे क्या, तो इनके रिसेप्टर्स बाहर ही प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन पर, सेल के अंदर तो एंटर नहीं कर सकते, तो सेल मेम्ब्रेन पे ही इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो इन रिसेप्टर्स से जाके वो इंटरैक्ट करेंगे, अंदर तो जा नहीं सकते तो बाहर के रिसेप्टर्स से इंटरैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इंटरैक्शन हो गया तो क्या बन गया, रिसेप्टर था उसके पास हार्मोन आ गया जो कि है लाइपोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। तो क्या बन गया, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब क्या होगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक स्टेप्स की सीरीज शुरू होगी, एक कैस्केड ऑफ स्टेप्स शुरू होंगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये बनने के बाद स्टेप्स शुरू हो गई जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट हुआ, जिसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर्स। और सेकंड मैसेंजर्स जो है वो क्या करेंगे, सेकंड मैसेंजर्स जो है वो हम जो भी हार्मोन उस सेल में काम करवाना चाहता था वो सेकंड मैसेंजर्स हेल्प करेंगे कि वो काम हो सके, क्योंकि हार्मोन खुद तो अंदर नहीं जा सकता है, तो उसको सेकंड मैसेंजर्स का ही हेल्प लेना पड़ेगा। तो साइक्लिक एएमपी जो है वो हमारा एक सेकंड मैसेंजर है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एटीपी एटीपी पे हमारा एंजाइमेटिक एक्शन होता है, तो हमारा साइक्लिक एएमपी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हुआ हमारा सेकंड मैसेंजर्स, साइक्लिक एएमपी जो है एक हमारा सेकंड मैसेंजर है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड। तो लेडिक सेल्स होते हैं हमारे पास, सर्टोली सेल्स होते हैं। तो लेडिक सेल्स जो है हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो लेडिक सेल्स हैं, इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नाम से पता चल रहा है इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होंगी जो टेस्टिस में, वहां पे प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल्स। और ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, और एंड्रोजेंस में भी मेनली जो मेन एंड्रोजन है वो हमारा टेस्टोस्टेरॉन है। तो लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस इन द टेस्टिस एंड प्रोड्यूस कौन से हॉर्मोन्स, तो हमारे एंड्रोजेंस, और उसमें भी मेनली टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी। ठीक है, तो एस्ट्रोजन तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्रोइंग फॉलिकल्स इन ओवरी जो है वो हमारे एस्ट्रोजन को
सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारे फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है। फिर एल्डोस्टेरॉन कहाँ से आता है, हमने देखा था रीनल ट्यूब्यूल्स। तो हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, और एल्डोस्टेरॉन कहाँ एक्ट करता है, जाके रीनल ट्यूब्यूल्स, और क्या मेंटेन करता है, हमारा फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस। फिर गोनाडोट्रोपिन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्या करते हैं, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोफिन्स एलएच और एफएसएच सिक्रीट होते हैं, जो गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे। तो ये हुआ हमारा लेडिक सेल्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। फिर हम आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। क्यों और कैसे, तो हम बाकी सारे ऑप्शंस भी देखेंगे। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, जो कि हमारा सपोर्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जो भी सपोर्टर ऑफ प्रेगनेंसी हम कह सकते हैं, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। और इसके साथ ही वो मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि अब बच्चा पेट में है तो मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि मिल्क प्रोडक्शन कर पाए माँ, जब फाइनली बेबी हमारा डिलीवर हो। फिर हमारा आता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन क्या है, हमारा ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन है। ये क्या करता है, ये हमारा करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल्स को हेल्प करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड में तो प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करेगा, पर मैमरी ग्लैंड डेवलप तो होना चाहिए, साथ ही उसमें मिल्क प्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो मिल्क प्रोडक्शन इन द मैमरी ग्लैंड में जो हेल्प करेगा वो हमारा होगा कौन सा हार्मोन, तो वो हमारा हो जाएगा प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ये हमारे मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा इन द मैमरी ग्लैंड्स। फिर प्रोलैक्टिन आता कहाँ से है, तो प्रोलैक्टिन आता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हमने देखा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो हार्मोन्स आते हैं, वो हमारा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो बाकी सब आते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसमें है हमारा प्रोलैक्टिन। फिर हमारे ऑप्शंस में है एल्डोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमने देखा कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल्स पे, और हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फिर ऑप्शंस में है हमारा टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से आता है, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं इन द टेस्टिस, और ये रिलीज करता है एंड्रोजेंस, जिसमें भी मेनली है टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन हमारा जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स हैं उसको प्रमोट करेगा। मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ एक्जियल फेशियल हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस, इन सबको कौन प्रमोट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी टेस्टोस्टेरॉन। तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम कौन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को। फिर हम आते हैं कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड बाय। तो कॉर्टिसोल कौन सिक्रीट करता है, तो हमारा क्या पैनक्रियास सिक्रीट करता है कॉर्टिसोल। थायराइड तो हमने देखा T4 और T3 थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या थाइमस हमारा करता है, तो नहीं, थाइमस भी नहीं करता है। तो फिर हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिसोल को सिक्रीट करता है। हमने देखा एड्रेनल कॉर्टेक्स से हमारा आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारा आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा एड्रेनल ग्लैंड से आता है। तो जो जोना फैसिक्युलाटा रीजन है ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो जोना फैसिकुलाटा रीजन है उसमें से हमारा कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन, ये तीन हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। और ये क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं क्योंकि, तो ये क्या करते हैं, ये दे हेल्प इन मेंटेनिंग ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि कॉर्टिसोल एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी जोना फैसिकुलाटा रीजन से जो है वो सिक्रीट होता है।
और क्या करता है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। फिर हम आते हैं कि पैनक्रियास से क्या रिलीज होता है। तो पैनक्रियास से हमारा इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन आता है। तो तीन हॉर्मोन्स जो हमारे फिर से ग्लूकोज बैलेंस इन द ब्लड को मेंटेन करते हैं, वो है हमारा इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। फिर हमारे पास थायराइड ग्लैंड से क्या आता है, थायराइड ग्लैंड से टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, थायरोक्सिन यहाँ पे थायरोक्सिन को जो जो हमारा क्या मेंटेन करता है, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं। यानी कि जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा या फास्ट होगा, वो वो हमारा थायरोक्सिन से रेगुलेट होगा, T3 T4 से रेगुलेट होगा। फिर हमारे पास आता है थाइमस। तो थाइमस से सिक्रीट होता है थाइमोसिन, जो अभी हमने देखा था, जो क्या किस में हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को। फिर हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल इज। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि स्लीप वेक साइकिल को हमारे कौन मेंटेन करता है, तो ये है हमारा मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, तो मेलाटोनिन हमारा पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है और हेल्प करता है स्लीप वेक साइकिल को, सर्काडियन रिदम को या डायरनल रिदम को मेंटेन करने में। तो इतना हमें पता है। तो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल को कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन। हम बाकी सारे हॉर्मोन्स के काम देख लेते हैं एक बार। तो एपिनेफ्रिन किस में हेल्प करता है, एपिनेफ्रिन हमारा फाइट फ्लाइट एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रेनल मेडुला से रिलीज होते हैं, कैटेकोलामिन्स भी इन्हें कहते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड से स्ट्रेस रिलीविंग या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। फिर हम आते हैं गैस्ट्रीन। हाँ, इंसुलिन का काम हमें पता है, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड को कम करता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से। गैस्ट्रीन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। करता क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ले ले तो मेनली स्टमक में, तो स्टमक में सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन को हेल्प करता है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन रिलीज होता है कहाँ कोई भी हार्मोन हो, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से रिलीज होता है और करता क्या है। ये तो मेन है, आपको ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, क्या क्या काम करते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Hormones are called chemical signals that stimulate specific target tissues. Their action depends on the presence of receptors on the respective target tissues. Which of the following is the correct location of receptors in the case of protein hormones? तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रोटीन हॉर्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन हॉर्मोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो लाइपोफोबिक होते हैं, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। लाइपोफोबिक हैं तो सेल के अंदर तो नहीं जा पाएंगे। तो जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो उनका ये अभी हॉर्मोन्स का डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो कि ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं और इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं। और दो तरह के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल में हमारे पास आता है स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, और स्टीरॉयड हॉर्मोन्स एंड थायरोक्सिन भी आता है इसमें लिपिड सॉल्युबल में। और वाटर सॉल्युबल में जो भी हमारे प्रोटीन हॉर्मोन्स हैं या अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स हैं, वो हमारे वाटर सॉल्युबल में आते हैं। तो प्रोटीन हॉर्मोन्स अगर वाटर सॉल्युबल है यानी लिपिड इनसॉल्युबल है, यानी कि सेल के अंदर तो नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स है वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होगा उनके साथ वो बाइंड करेंगे और उनके साथ जो है हमारे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के वजह से एक कैस्केड ऑफ स्टेप्स शुरू होगा जो हमारा सेकेंड मैसेंजर्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये सेकेंड मैसेंजर्स जो है बायो जो भी चेंजेस कराने हैं सेल में, जो भी काम करवाना था उस हार्मोन को, वो किसके थ्रू होगा? सेकेंड मैसेंजर्स के थ्रू। किस केस में? जब हार्मोन सेल के अंदर जा ही नहीं सकता, यानी हार्मोन लाइपोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो वो हुआ हमारा प्रोटीन हार्मोन्स और थायरोक्सिन के प्रोटीन हार्मोन्स के केस में। तो प्रोटीन हार्मोन्स हमारे सेल के अंदर नहीं जा सकते। हमारे सॉल्युबल हार्मोन्स जब वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से ही बाइंड कर रहे हैं तो वो खुद ही जाके काम करवा लेंगे, तो कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में पूछ रखा है। तो प्रोटीन हार्मोन्स के लिए जो है हमारे वाटर सॉल्युबल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही उनके रिसेप्टर्स होंगे और उनसे ही वो इंटरैक्ट करेंगे और जो भी अपना काम है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू करवाएंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से हमारे पास चार ऑप्शन, ये मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले आता है हमारा एपिनेफ्रिन, फिर टेस्टोस्टेरॉन, फिर ग्लूकागॉन, फिर एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो इसमें से तीन हमने काफी बार देखे, ये नया है कुछ। तो सबसे पहले एपिनेफ्रिन सबको पता है क्या करेगा? हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, हार्ट बीट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? टेस्टोस्टेरॉन हमारा मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करेगा, मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देगा। फिर हमारा ग्लूकागॉन क्या है? जो हमारा ग्लूकागॉन है वो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा, यानी लिवर के ग्लाइकोजन कंटेंट को तोड़ेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा। तो बचता क्या है हमारा? तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर किसमें हेल्प करेगा? डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कहाँ से समझ में आ रहा है कि एट्रियम से आता है, ये हार्ट से रिलीज होता है। क्यों होता है? इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। अब हम देखते हैं एपिनेफ्रिन क्या कराता है? इंक्रीज इन हार्ट बीट, इमरजेंसी हार्मोन है, स्वेटिंग कराता है, रेस्पिरेटरी रेट को भी इंक्रीज कराता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कराता है। फिर आता है हमारा टेस्टोस्टेरॉन, क्या था हमारा? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट कराता है। तो टेस्टोस्टेरॉन हमारा मसल्स के ग्रोथ में हेल्प करेगा। फिर आता है हमारा ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। तो वो कैसे बढ़ेगा? वो कैसे भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपको देखना है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो लिवर के ग्लाइकोजन कंटेंट को जब ब्रेक करेगा तो हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज होगा। फिर हमारा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है, वो क्या करेगा? डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है? एट्रियम से, इन रिस्पॉन्स टू एट्रियल स्ट्रेच। यानी जब हमारा एट्रिया जो है वो ज्यादा स्ट्रेच होने लगता है। ज्यादा स्ट्रेच कब होगा? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। बहुत इंक्रीज हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है कि एट्रिया की वॉल स्ट्रेच हो रही है, तो एट्रिया एएनपी रिलीज कर देता है, जिससे हमारा डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है और रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये हुआ हमारा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का काम। तो है हमारा ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन मैमल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल इन कैल्शियम बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी? तो विच of the following organs in mammals does not consist of a central in calcium balance in the human body? ये क्वेश्चन में थोड़ा
मिस्टेक है। तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कैल्शियम बैलेंस में ये इनमें से कौन सा हार्मोन कोई भी रोल प्ले नहीं करता। तो हमको पता है, हमने दो पढ़े थे, पैराथायरॉयड और थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। और विटामिन डी भी हमारा कैल्शियम रेगुलेशन में हेल्प करता है। थाइमोसिन तो टी सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा था, तो कैल्शियम में तो उसका कोई काम नहीं होगा। तो हमारा जो है कैसे कैसे ये हेल्प करते हैं कैल्शियम के बैलेंस में, तो हमें देखना है एक एक करके। तो सबसे पहले आता है विटामिन डी। तो जो विटामिन डी है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कहाँ से? फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, उससे क्या होगा, कैल्शियम आयंस का नॉर्मल लेवल बना रहेगा इन द ब्लड में। अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस है तो बोन्स अच्छे से हमारे पास फॉर्म होंगे। तो विटामिन डी कहाँ किस में हेल्प करता है? इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। फिर हम आते हैं, दूसरा है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। तो मैंने अभी अभी बताया कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या करेगा, हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस इन द ब्लड, यानी कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। इंक्रीजेस कैल्शियम आयन लेवल इन द ब्लड। अगर कम हो गया तो बढ़ाएगा, ज्यादा हो गया तो कैल्सिटोनिन हमारा कम करेगा। तो कैसे बढ़ाएगा? तो बोन डीमिनरलाइजेशन कराएगा, यानी कि कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स को हेल्प करेगा। फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स, यानी अब जो हमारा यूरिन फॉर्म हो रहा है वहां रीनल टिब्यूल्स के पास जाएगा और वहां से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराएगा। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड भी कराएगा, ताकि कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड जो है वो इंक्रीज हो जाए। फिर हमारा थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, कहाँ से आता है पहले तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड से आता है। थायरोकैल्सिटोनिन कहाँ से आता है? पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो पैराफॉलिकुलर सेल से आता है और ब्लड कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। कैसे? बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, यानी ये तो करवा रहा था डीमिनरलाइजेशन, ये करवाएगा मिनरलाइजेशन। उसके बाद ये लिमिट करता है, ये हेल्प कर रहा था कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और ये लिमिट करवाएगा। और साथ ही ये इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन, तो यहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स और यहाँ पे उल्टा इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन होगा। फिर हमने देखा है कि थाइमोसिन तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में हेल्प कर रहा है, उसका तो कैल्शियम का कुछ काम ही नहीं है उसमें। तो हम देख सकते हैं बोन डिपोजिशन। तो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कराएगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। कैसे? रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड और बोन डीमिनरलाइजेशन या बोन रिजॉर्प्शन। उसके बाद लेस एब्जॉर्प्शन कराएगा तो लेस होगा, बोन डिपोजिशन होगा तो फिर से लेस होगा ब्लड में कैल्शियम, एक्सक्रीशन होगा तो फिर से जो कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन मैमल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेड्यूलरी रीजन सराउंडेड बाय अ कॉर्टिकल रीजन। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऑर्गन्स में हमारे पास कॉर्टेक्स और मेड्यूला नहीं होता, यानी कि बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स नहीं बोलते और अंदर को मेड्यूला नहीं बोलते। तो हमें पता है ओवरी में कॉर्टेक्स मेड्यूला होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनल मेड्यूला। किडनी में कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। क्या लिवर में होता है? नहीं, लिवर में कॉर्टेक्स और मेड्यूला नहीं होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। ओवरीज में दो पार्ट्स होते हैं, बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेड्यूला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल्स रहते हैं और इनर मेड्यूला हमारा वैस्कुलर इन नेचर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हम आते हैं एड्रेनल ग्लैंड में भी वैसे ही हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला हमें दिख रहा है। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला यहाँ पे भी होता है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड में। फिर हम आते हैं हमारे पास लिवर। तो लिवर में हमारे पास कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला नहीं होता है। लिवर में हमारे पास लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स जो है वो हेक्सागोनल होते हैं। तो हेपेटोसाइट्स जो है वो
वो हेक्सागोनली अरेंज्ड होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल वेन। तो ठीक है, ये हमारा लिवर हो गया। उसके बाद आता है किडनी हमारा। तो किडनी का स्ट्रक्चर होता है, किडनीज हमारे पास बीन शेप्ड होते हैं, और रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला होता है, और साथ ही रीनल पेल्विस होता है। तो ये जो हमारा पार्ट है वो रीनल पेल्विस का हो गया, और बाकी हमारा आउटर कॉर्टेक्स और इनर हमारे पास मेडुला होता है। तो ये हम देख सकते हैं मेडुला का पार्ट है, और यहाँ हमारा कॉर्टेक्स का पार्ट है बाकी सारा। तो ये हुआ कॉर्टेक्स और मेडुला। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट linked to a deficiency of thyroid hormones। तो नीचे कुछ ये हमारे पास कुछ थायराइड हॉर्मोन्स के इम्बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा हमारा डेफिशिएंसी नहीं है। तो क्रेटिनिज्म, गोइटर, मिक्सेडीमा, ये तीनों हमारे पास डेफिशिएंसी से होता है, पर एक्सोप्थैल्मिया हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे पास एक्सोप्थैल्मिया होता है, और बाकी सारे में हमारा डेफिशिएंसी होता है। तो हम एक एक देखते हैं, क्रेटिनिज्म क्या है, गोइटर क्या है, और मिक्सेडीमा क्या है। तो जो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है इन चिल्ड्रन, उसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। तो हमारे पास अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन होगी तो उसको क्रेटिनिज्म बोलेंगे। अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी अडल्ट्स में होगी तो उसको मिक्सेडीमा बोलेंगे। और गोइटर क्यों है, तो गोइटर डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से नहीं, पर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से है। और आयोडीन के वजह से जो हमारा सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन है वो प्रिवेंट हो रहा है, और इसी से हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलिंग हो रही है, उसके उसके उसको लग रहा है कि थायराइड हार्मोन तो सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा है। तो हमें अपने सेल्स को इनलार्ज करना पड़ेगा ताकि हमारा थायराइड हार्मोन अप्रोप्रिएट अमाउंट में सिंथेसाइज हो जाए। तो हमने देखा कि क्रेटिनिज्म क्या है, मिक्सेडीमा क्या है। तो क्रेटिनिज्म है डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन चिल्ड्रन। गोइटर है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, जिसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन नहीं हो रहा है। तो हमारे थायराइड ग्लैंड्स का हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास थायराइड हार्मोन कम सिंथेसाइज हो रहा है। तो बॉडी थायराइड हार्मोन ज्यादा सिंथेसाइज करने के लिए हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया कर रही है। फिर हमारे पास आता है एक्सोप्थैल्मिया, जो है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन के वजह से होगा। तो ये है हमारे, हमने देखा कि कौन कौन सा किस किस के वजह से होता है। तो एक्सोप्थैल्मिया जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा एक्सोप्थैल्मिया या एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। तो एक्सोप्थैल्मिया का मतलब क्या होता है, ऑप्थैल आ रहा है, एक्सो आ रहा है, यानी आईज, बल्जिंग ऑफ आईज होगा। क्यों? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हाइंड। और हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से होता है एक्सोप्थैल्मिया हमारे पास, बल्जिंग ऑफ आईज। ओके, तो आज के लिए हम एमसीक्यूज तक करेंगे, बाकी हम दूसरे सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। तो एमसीक्यूज में आपको चारों ऑप्शंस को ऐसे एनालाइज करना है ताकि आपका एमसीक्यू सॉल्व करके आपके चैप्टर का एक बार तो रिवीजन हो जाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन पे फोकस करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर एग्जामिनर ने आपको चार ऑप्शंस क्या सोच के दिए हैं। तो चारों ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है और अच्छे से करना है और रिवाइज करना है पूरे चैप्टर को चारों ऑप्शंस के थ्रू। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।